So before we go ahead, we will just in next few minutes revise what we have learned in the last session. तो पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर स्टार्ट किया था, and if you remember, potentiometer is a device which is used to measure unknown EMF in comparison with a known EMF. So it basically consists of a wire. It consists of a wire 2 to 10 meter long divided into sections of 100 centimeter each. तो हमारे पास एक wire है which is 2 to 10 centimeter long. So this wire, let us say, is AB. It is divided into segments of 100 centimeter each. तो अगर 5 meter long wire होगा तो 5 segment, 10 meter long होगा तो 10 segments, so on so forth. A of this wire is connected to positive terminal of the battery, and B of the wire is connected to negative terminal of the battery through a key. If you remember, यहाँ पे एक बैटरी था, here you have a key. तो A terminal ये positive को ही connected होता है, and B is connected to negative through a key. EMF of the battery is E. Then, if you remember the working principle of potentiometer, अगर याद है पोटेंशियोमीटर किस पे वर्क करता है, द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोर्शन. तो पोटेंशियल ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर या तो लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ द वायर. टू प्रूव दिस हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू आई इनटू आर ए बी, where RAB is R, where capital R is total resistance of the wire. Then हमने define किया था sigma, which is resistance per unit length. तो यहाँ से sigma मिलेगा resistance into length, right? Yes. Sigma is resistance upon length. So resistance is sigma into length. So this you will substitute here. So potential drop across A and B is I sigma L. Therefore, current I is equal to VAB upon sigma L. Equation number 1. इसके बाद हमने एक पॉइंट लिया था सम पॉइंट P. तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है P. इसका लेंथ है स्मॉल l. लेंथ ऑफ AP इक्वल टू स्मॉल l. Then again, potential drop across AP is I into resistance of AP. लेकिन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सिग्मा को लेंथ ऑफ द वायर से मल्टीप्लाई करते हो. लेंथ ऑफ द वायर AP इज स्मॉल l और लेंथ ऑफ वायर AB इज कैपिटल L. ये I हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, VAB अपॉन सिग्मा L, और ये सिग्मा इनटू स्मॉल l. सिग्मा सिग्मा कैंसल, तो VAP इक्वल टू VAB अपॉन L इनटू स्मॉल l. बट VAB इज अ कांस्टेंट, कैपिटल L इज अ कांस्टेंट, मतलब VAP इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l. तो ये प्रिंसिपल था पोटेंशियोमीटर के वर्किंग का. ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल AP के अक्रॉस ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ AP. कोई और पॉइंट होगा P डैश, तो A और P डैश के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ AP डैश. इसको बोलता हूं मैं L डैश. कोई और पॉइंट होगा Q, तो VAQ विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ AQ. तो दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. और यहाँ से VAP अपॉन स्मॉल l इक्वल टू VAB अपॉन कैपिटल L इक्वल टू कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट? तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इज आल्सो कांस्टेंट. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट along the length of wire AB is equal to a constant. क्लियर यहाँ तक? तो पोटेंशियोमीटर क्या है? जस्ट अ वायर mounted on a wooden box. प्रिंसिपल क्या है? ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर. तो बेस्ड ऑन दिस हमको पोटेंशियोमीटर के इन टोटल 3 एप्लीकेशन देखने हैं. उसमें से पहला एप्लीकेशन हमने स्टार्ट किया था यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर में, फर्स्ट टू कंपेयर EMF ऑफ 2 cells. So we want to find out what is unknown EMF but in comparison with another cell. तो हमारे पास 2 सेल है E1 and E2. तो हमको इसको करना है कंपेयर.
इसमें भी दो मेथड्स है। तो यूज कहाँ है इसका, द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर इज टू कंपेयर, कंपेयर जब वर्ड आए तो मतलब क्या, रेशो। तो यू हैव टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स E1 एंड E2, मतलब रेशो फाइंड करना है। इसमें भी दो मेथड्स थे, पहला था डायरेक्ट मेथड जिसको आप बोलते हो इंडिविजुअल सेल मेथड। तो डायरेक्ट मेथड मतलब इंडिविजुअल सेल मेथड में एट अ टाइम सर्किट में एक ही सेल होगा, या तो E1 या फिर E2। तो सर्किट डायग्राम आपको याद होना चाहिए, एक बार वापस से समझ लो। पोटेंशियोमीटर इज जस्ट अ वायर, 2 से 10 मीटर लॉन्ग है, तो हम 10 मीटर लॉन्ग टेबल नहीं बनाते, हम लोग इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो व्हाट वी डू इज वी फोल्ड दिस वायर ऑन अ टेबल। तो ये जो वायर है इट इज फोल्डेड, एंड इफ यू रिमेंबर मैंने कल भी बताया था, जो लोअर पार्ट ऑफ द डायग्राम होगा वो सेम ही रहेगा। दिस हियर इज पॉइंट ए and this is point B of the wire. Then A point of the wire is always connected to positive terminal of the battery. A point हम हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्शन जाएगा, और B से जाएगा नेगेटिव टर्मिनल को थ्रू अ रियोस्टेट एंड अ की। तो यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी है प्लस माइनस, दिस इज E। देन यू हैव अ की, यहाँ पे की है K, इस की को हमेशा K नाम देंगे, और ये बैटरी को हमेशा E बोलना है, क्योंकि बाद में K1 K2 भी की आएगा, E1 E2 सेल भी आएगा। एंड यू हैव अ रियोस्टेट हियर, यहाँ पे आपके पास एक रियोस्टेट है। तो दिस इज व्हाट यू हैव, ये आपके पास एक रियोस्टेट है। यहाँ तक क्लियर। तो ये पोटेंशियोमीटर डिवाइस बन गया यहाँ तक, दिस इज पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर के जितने भी एप्लीकेशन हम देखेंगे सब में बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर सिर्फ ऊपर हम जो एक्स्ट्रा कनेक्ट करने वाले हैं, जैसे पहले मेथड में हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है अननोन ईएमएफ बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब इंडिविजुअल सेल मेथड। तो नीचे का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर यहाँ पे हम लोग दो सेल डालने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू पुट टू सेल्स हियर, E1 एंड E2। और ये जो सेल E1 एंड E2 है, रिमेंबर कोई फर्क नहीं पड़ता आप E1 को ऊपर दिखाते हो, E2 को नीचे, या उल्टा कर देते हो, डजंट मैटर, क्योंकि पैरेलल में आपको पता होगा, पैरेलल में डजंट मैटर E1 ऊपर की E1 नीचे, इट्स द सेम थिंग, पैरेलल में सेम ही होता है। देन यहाँ पे सेल E1, यहाँ पे सेल E2, यहाँ पे K2 की होगा, यहाँ पे K1 की होगा। दोनों के दोनों सेल्स का E1 और E2 दोनों सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, A पॉइंट पे। तो पॉजिटिव ऑफ बोथ सेल्स E1 एंड E2 इट इज कनेक्टेड, दिस इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये E1 ये E2, इट इज कनेक्टेड टू A, और A itself is connected to positive of the battery, right? तो A is connected to positive of the battery। ये जो नेगेटिव है, दोनों का नेगेटिव, ये की के थ्रू, ये की K1 है और ये की K2 है। तो नेगेटिव ऑफ बोथ द सेल थ्रू की K1 एंड K2 आर कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है इट इज कनेक्टेड टू अ जॉकी। जॉकी यू ऑलरेडी नो व्हाट इज अ जॉकी, metallic rod with a sharp knife edge which is used to make electrical contact, simple, clear। then अगर आपको वर्किंग प्रिंसिपल याद होगा इसका, सबसे पहले बेसिक चीज याद रखो, यहाँ पे E it is greater than E1 and E is also greater than E2, ये कंडीशन है। दो केसेस थे, केस 1 में हमने K1 को क्लोज किया था, K2 को ओपन रखा था। तो K1 was closed and K2 was made open। K2 open मतलब E2 सर्किट में ही नहीं है, it is not in the circuit, but K1 ये सर्किट में है। K1 closed है मतलब E1 सर्किट में है। तो what does this mean is E1 is in circuit and E2 it is not in circuit। गुड। तो जो कि क्लोज होगा, K1 क्लोज होगा तो E1 सर्किट में है, और K2 ओपन है तो E2 सर्किट में नहीं है। उल्टा करोगे, इसको क्लोज करोगे K2 को तो E2 इज इन सर्किट बट E1 इज
not in circuit. So that is why it is called as individual cell method. मतलब only one cell at a time is connected in the circuit. Then when you touch this jockey, you will find there is some current in the galvanometer, right? पहले करंट था, करंट जीरो बाद में हुआ, पहले करंट था. करंट अगर गैल्वेनोमीटर से फ्लो होता है मतलब E1 इसका EMF यूज हो रहा है टू सर्कुलेट करंट. फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करते हैं और फाइनली एक पॉइंट ढूंढते हैं. So the jockey is made to touch at different points between A and B, and a point P is obtained such that galvanometer shows zero current. Ig equal to 0. मतलब पहले करंट फ्लो हो रहा था गैल्वेनोमीटर से, फिर हमने अलग अलग पॉइंट पे कांटेक्ट किया और हमको एक पॉइंट मिला P such that there is no current in the galvanometer. जैसे ही गैल्वेनोमीटर में नो करंट आया इसको बोलते हैं नल पॉइंट, एंड द मेथड इज कॉल्ड एज नल डिफ्लेक्शन मेथड. ये जो लेंथ है, कौन सा लेंथ, ए से पी का, इस लेंथ ए टू पी को हमने नाम दे दिया था L1. तो प्रोसेस सिंपल, दो cells with EMF E1 and E2, they are in parallel through key K1 and K2. K1 is initially closed, K2 is open, which means E2 is not in circuit but E1 is in circuit. Then there is some current flowing through galvanometer. We find some point P such that galvanometer shows zero current, मतलब null deflection. और ये जो लेंथ APS को बोल दिया हमने L1. अब क्योंकि करंट जीरो है गैल्वेनोमीटर से, करंट जीरो होने का मतलब ये होता है कि EMF यूज नहीं हो रहा है, तो सेल इज डूइंग नथिंग. सेल डूइंग नथिंग मतलब सेल की एनर्जी यूज नहीं हुई करंट सर्कुलेट करने में, मतलब सेल का वोल्टेज यूज ही नहीं हुआ. अगर यूज नहीं हुआ तो फिर व्हाट वी कैन डू इज, हम A और P इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस अगर एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, व्हाट इज अ वोल्ट मीटर, measures voltage, measures potential difference, measures EMF, right? तो अगर मैं A और P के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाता हूं तो व्हाट आई विल सी इन दिस केस इज, यहाँ पे हमको मिलेगा सीधा सीधा E1. क्यों E1 मिला, क्योंकि करंट ड्राइव नहीं हुआ. करंट ड्राइव नहीं हुआ मतलब E1 जो सेल है उसका EMF यूज नहीं हुआ. अगर EMF यूज नहीं हुआ तो वो दो पॉइंट्स के बीच अपीयर होगा. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू मेक इट सिंपल, एग्जाम्पल E1 है 10 वोल्ट, राइट? और पहले अगर करंट फ्लो हो रहा था मतलब गैल्वेनोमीटर में जीरो था क्या, तो फिर आपको रीडिंग 10 वोल्ट से कम मिलेगा, मे बी 9 वोल्ट, मे बी 8 वोल्ट, मे बी 7 वोल्ट, राइट? क्यों, क्योंकि वो जो EMF है वो यूज हुआ टू सर्कुलेट करंट. फिर हमने नल पॉइंट ढूंढा, नल पॉइंट जैसे ही आया तो अभी उसी वोल्ट मीटर में आपको दिखेगा 10 वोल्ट. 10 वोल्ट क्यों, क्योंकि EMF कितना था 10 वोल्ट, और करंट जीरो मतलब करंट को सर्कुलेट करने में कुछ भी यूज नहीं हुआ. कुछ यूज नहीं हुआ तो अपीयर होगा. व्हेन नथिंग इज बीइंग यूज्ड तो फिर वो होता है अपीयर अक्रॉस पॉइंट A एंड P. तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे E1. आप ऐसा ही बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AP इज इक्वल टू E1 which is equal to IRAP. But RAP has sigma into L1 क्योंकि resistance is sigma into length, resistance per unit length into length. Equation number 1 यहाँ तक क्लियर, गुड. तो इसके बाद क्या किया था हमने, केस 2. केस 2 में क्या किया था, K1 को कर दिया ओपन, K2 को कर दिया क्लोज. अब E1 is not in circuit, but E1 is not in circuit, but E2 is in circuit. Then वापस से आप जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करके you will find out a point P dash such that galvanometer shows zero current, right? और ये जो लेंथ AP डैश है, लेंथ AP डैश है, इसको बोल देंगे L2. पहले L1 बोला, अभी क्या बोल दिया इसको, L2. गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट का मतलब ये होता है कि E2 सर्किट में तो है
लेकिन E2 का एनर्जी यूज नहीं हो रहा है टू सर्कुलेट करंट। मतलब अगर मैं अभी A और P डैश के अक्रॉस वोल्टमीटर कनेक्ट करता हूं तो मुझे पूरा का पूरा E2 वहां पे मिलेगा। इसका मतलब potential drop across AP dash will be equal to E2 which is equal to IR AP dash. So E2 equal to IR AP dash is sigma L2, equation number 2. Then अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हो तो यू विल गेट I सिग्मा L1 अपॉन I सिग्मा L2, कैंसिल एंड कैंसिल, तो L1 अपॉन L2, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 और L2 ये मेजरेबल है। वाई मेजरेबल? बिकॉज ये पूरे के पूरे वायर के नीचे एक स्केल माउंटेड है, तो डायरेक्टली आपको A से P तक का लेंथ मिल जाएगा, A से P डैश तक का लेंथ मिल जाएगा, मतलब L1 और L2 डायरेक्टली मेजरेबल है। E1 और E2 में से एक पता होना चाहिए। तो टोटल हमारे पास इस इक्वेशन में 4 वेरिएबल थे, एक था E1, एक था E2, एक था L1, एक था L2। इन चारों में से अगर 3 पता होंगे तो चौथा यू कैन फाइंड आउट। so this is how you can find out what is EMF using individual cell method. Good. इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉम्बिनेशन मेथड। तो मेथड नंबर बी दैट इज कॉम्बिनेशन मेथड। इसको और एक नाम भी है सम एंड डिफरेंस मेथड। दिस इज कॉल्ड एज सम एंड डिफरेंस मेथड। राइट, तो बेसिक आइडिया स्टिल रिमेन्स द सेम। बेसिक सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर स्टिल रिमेन्स द सेम। सिर्फ जो ऊपर का पार्ट था, मतलब ए पॉइंट के ऊपर से जो कनेक्शन है दे आर लिटिल डिफरेंट। तो रिमेंबर एग्जाम में जब आप लिखोगे तो यू शुड रिमेंबर दिस कि यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के सर्किट में देयर इज नो चेंज, ऐसा का वैसा है। ए से बी एक वायर है, ए is connected to positive terminal of the cell, battery in this case, right? B is connected to negative terminal through a key, और वहां पे नीचे एक रियोस्टैट था, यहाँ पे भी एक रियोस्टैट है, मतलब यहाँ तो कुछ डिफरेंस नहीं है, इज द सेम थिंग, राइट? सिर्फ जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वहां पे देयर इज लिटिल डिफरेंस। तो अब अरेंजमेंट कैसा है, यहाँ पे भी आपके पास रिमेंबर यहाँ पे भी आपके पास 2 ही सेल्स है। तो डायरेक्ट मेथड हो, मतलब इंडिविजुअल सेल मेथड हो, या फिर कॉम्बिनेशन मेथड व्हिच इज सम एंड डिफरेंस मेथड, दोनों में दो ही सेल्स है, दोनों में दो ही सेल्स है, both have 2 cells, the only thing is the way these 2 cells are arranged is slightly different। तो यहाँ पे A पॉइंट से सीधा A पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है पहला सेल E1, यहाँ पे E1 है, ये आ गया E1 सेल। देन इससे आगे अगर आप जाओगे तो यू हैव 4 की। पिछले केस में 2 की थे K1 एंड K2, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल शेप में 4 की है। यू हैव अ की A, देन यू हैव अनदर की C, not B but C, you have a key here C, and then you have a key B। तो AC BD ऐसा अरेंजमेंट है इसका। तो you have another key and then you have one more key which is over here। तो ऐसे आपके पास क्वाड्रिलेटरल शेप में की का अरेंजमेंट करके रखा है। Then let us give them name। ये था A, ये था B, and you have C and D alternate C and D। गुड, यहाँ तक क्लियर? देन अब इसके आगे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे कनेक्शन किए, तो कैसे कनेक्शन किए पहले वो भी समझ लो। देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन हियर, होना ही नहीं चाहिए, कंफ्यूजन का कोई केस नहीं है। सो सिंपल, दिस वन, ये पहला सेल था E1 प्लस एंड माइनस। अब एक काम करना, ऑलवेज रिमेंबर जस्ट पुट समथिंग लाइक दिस, बाकी का हम मॉडिफाई करते बैठेंगे। ऐसा कनेक्ट कर लो, ऐसा कनेक्ट कर लो।
ए से तो ऑलरेडी एक कनेक्शन आया, राइट, यहाँ से कनेक्शन आया, नीचे से कनेक्शन आया, ये रह गया, यहाँ से भी कनेक्शन निकाल लो। और हमको कि वायर को इंटरसेक्ट नहीं करना है तो जंपर डालेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज जंपर। मतलब जब दो वायर को शॉर्ट नहीं करना, जंक्शन नहीं बनाना, तो उसमें हम लोग जंपर डालते हैं। तो सर्किट में जंपर दिखाने के लिए यू पुट लाइक दिस। टोटल कितने सेल थे? 2। हमने कितना दिखाया? 1। तो एक और आएगा, तो एक और यहाँ पे आएगा। इसका कनेक्शन ऐसा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये E2 है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, करेक्ट, राइट? हाँ, उल्टा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वैसे ऐसा भी चलता है, बट ठीक है, वी विल फॉलो योर notation of your notes. वैसा this is also fine, it also works, right? Now it is good. So this is E2, यहाँ आ गया E2, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? देन यहाँ पे एक था गैल्वेनोमीटर। अब we will also put down point by point. तो सबसे पहले in this method, in sum and difference method, we use key in the form of quadrilateral. Then यहाँ पे भी case 1 case 2 है। In case 1 A and B are closed, C and D are open. तो इस केस में ये दोनों जो है, these two are open, C and D are open, A and B are closed. So negative of E1 is connected to positive of E2. Negative of E1 is connected to positive of E2, and hence E1 and E2 are said to assist each other. असिस्ट करना मतलब हेल्प करना बेसिकली, क्योंकि E1 के नेगेटिव टर्मिनल से जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, दे आर डायरेक्टली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ E2। मतलब अपोजिशन नहीं है तो इसको बोलते हैं असिस्ट करना। अपोज करने को अपोज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? असिस्ट, करेक्ट? तो इन दिस केस इफ यू रिमेंबर, तो यू सी इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होंगे, लाइक दिस। फिर कहाँ जाएंगे? गैल्वेनोमीटर, राइट? देन व्हाट वी विल डू इज, वापस से वही हम लोग जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे। वी विल फाइंड आउट अ पॉइंट P सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज 0 रीडिंग, मतलब नल रिफ्लेक्शन। गुड। और ये असिस्ट करने का मतलब भी समझ लो, असिस्ट मतलब सम मतलब E1 प्लस E2। नाउ a null point is obtained, a null point P is obtained by touching the jockey at various points such that current through ganometer Ig is 0, राइट? यहाँ तक क्लियर? एक बार आपको नल पॉइंट मिल गया तो ये जो लेंथ है इसको बोल देंगे L1। लेट लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू L1, क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पे नल पॉइंट है, मतलब करंट 0 है, इसका मतलब E1 प्लस E2, यहाँ पे टोटल नेट EMF कितना है? E1 प्लस E2। चाहे तो लिख दो, यहाँ पे लिख सकते हो। Therefore net EMF is E1 plus E2,
अब क्योंकि नल पॉइंट है मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो है, इसका मतलब E1 प्लस E2 में यूज ही नहीं हो रहा है करंट सर्कुलेट करने के लिए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो, E1 E2 दोनों सर्किट में है, लेकिन करंट यहाँ से जीरो है, मतलब E1 प्लस E2 ये यूज नहीं हो रहा है टू सर्कुलेट करंट, देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस across AP is, what will be potential difference across AP? VAP, this will be equal to E1 plus E2, which will be equal to IRAP. Therefore, E1 plus E2 equal to IR is sigma L1. L1 क्योंकि इसको हमने क्या बोला है L1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ये केस 1 खत्म। अब केस 2 में, इन केस 2 इसको उल्टा कर देंगे, तो इन केस 2 A and B are open, C and D are closed। इसका मतलब ये होगा, अब ये और ये यहां से गया, C को क्लोज कर दिया, D को भी क्लोज कर दिया। Now negative of E1 is connected to negative of E2, right? So these two are said to oppose each other, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है इसके लिए। नेगेटिव टर्मिनल, therefore negative terminal of E1 is connected to negative terminal of E2, negative terminal of E2, and hence E1 and E2 are said to oppose each other. So these two are opposing each other. Clear? यहाँ तक क्लियर? नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड मतलब दे आर अपोजिंग ईच अदर, राइट? इन दिस केस एक एक्स्ट्रा कंडीशन था, इन दिस केस E1 must be greater than E2, must be greater than E2। अब अगर E1 ये E2 से ज्यादा है, मतलब EMF ऑफ सेल E1 ये अगर E2 से ज्यादा है, तो E1 विल डोमिनेट। अगर E1 डोमिनेट करेगा तो E2 को ओवरकम करके करंट सर्कुलेट होगा, नहीं तो उल्टा अगर हो जाता, E1 ये लेस होता तो E2 इलेक्ट्रॉन्स को आने ही नहीं देता, राइट? तो E1 शुड बी ग्रेटर देन E2, इसका मतलब E1 डोमिनेट्स, तो जो करंट आएगा, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, ऐसे जाएंगे like this and finally through galvanometer, right? तो ये याद रखो। देन इसके बाद क्या करोगे? जैसे हमने यहाँ पे नल पॉइंट लिया था वैसे ही वहां पे, नाउ अ नल पॉइंट P dash is obtained, now a null point P dash is obtained such that current through galvanometer Ig is equal to 0। Therefore, let us say ये जो लेंथ है, कौन सा लेंथ? AP dash, let length of AP dash equal to L2। अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है और यहाँ पे अपोज था, तो अपोज जब था तो आपको पता है नेट ईएमएफ क्या होगा? यहाँ पे नेट ईएमएफ क्या था? E1 प्लस E2, यहाँ पे क्या आएगा? E1 minus E2, so therefore net EMF is E1 minus E2। अब हमको एक पॉइंट मिल गया P dash such that there is no current through the galvanometer, मतलब एक नल पॉइंट है। नल पॉइंट पे अगर करंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जो नेट ईएमएफ है E1 minus E2, it should appear between points AP dash
देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज जो बोलना होगा वो, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस between AP dash is V, AP dash is equal to E1 minus E2 equal to I R AP dash. Clear है ना? What is resistance? Sigma L. तो I into sigma L, कौन सा L? L2. इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे. इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, you will have E1 plus E2 upon E1 minus E2, which is equal to I sigma L1 upon I sigma L2. Cancel and cancel. So therefore E1 plus E2 upon E1 minus E2 equal to L1 by L2. इस टॉपिक का ही नाम था टू कंपेयर. ये कंपैरिजन नहीं है, दिस इज नॉट कंपैरिजन. कंपैरिजन मतलब क्या? E1 by E2. हमारे पास क्या है? E1 plus E2 अपॉन E1 minus E2. अब हम कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करेंगे. तो यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो, यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, क्या करते हैं कंपोनेंट डिविडेंडो में? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर था E1 प्लस E2 प्लस डिनोमिनेटर था E1 माइनस E2. तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन ये सारा का सारा सेम ही आएगा. तो यू विल हैव न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. राइट हैंड साइड में भी वैसा, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2. देन ब्रैकेट को ओपन कर दो. E1 प्लस E1 टू E1, E2 माइनस E2 0. E1 माइनस E1 कैंसल. E2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2E2 equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2. Cancel and cancel. Therefore आपको मिल गया E1 upon E2 equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2. ये मिल गया आपको comparison of E1 and E2 by sum and difference method. और definitely L1 और L2 आप फाइंड कर ही सकते हो. कैसे फाइंड करोगे? वही वायर के नीचे क्या है? स्केल है. स्केल है, उसके ऊपर मार्किंग है. L1 मिल जाएगा, L2 मिल जाएगा, एंड यू कैन जस्ट फाइंड आउट E1 और E2 डिपेंडिंग ऑन दोनों में से क्या दिया है. तो वापस वही सीन है, सेम. E1 अगर पूछा है तो E2 देना पड़ेगा, E2 अगर पूछा है तो E1 देना पड़ेगा, सो ऑन सो फोर्थ. क्लियर? तो सम एंड डिफरेंस तो और एक नाम है, कॉम्बिनेशन तो है ही, सम एंड डिफरेंस भी है. एंड असिस्टेंट अपोज. पहले केस में असिस्ट था, दूसरे केस में अपोज था. गुड, यहाँ तक क्लियर? तो इन टोटल एज आई टोल्ड यू 3 एप्लीकेशन है, 4 भी थे, अभी नहीं है, 3 ही है आपको. तो पहले दो में क्या करते हो? कंपेयर. किसी को कंपेयर करते हो? EMF को. E1 एंड E2 को कंपेयर करना मतलब क्या फाइंड करना? रेशो. किसका रेशो? E1 अपॉन E2 का. यहाँ तक क्लियर? याद रहेगा, नीचे का जो सर्किट है वो सेम है. तो अब एज यू सी, ये पहला था टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स, उसमें डायरेक्ट मेथड पार्ट ए, और ये था पार्ट बी कॉम्बिनेशन मेथड. अब इसका दूसरा एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन में 2 पार्ट्स थे, अब दूसरा एप्लीकेशन इज टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. एज यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी सेल हो, बैटरी हो. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बैटरी हियर. ये बैटरी है क्योंकि इसमें 2 सेल है, तो इट इज अ बैटरी. अगर मुझे सेल का या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो वी कैन नॉट फाइंड इट आउट डायरेक्टली. कैसे फाइंड करोगे? देयर इज नो मेथड व्हिच कैन डायरेक्टली टेल यू कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है.
हमने तो बनाया था सेल। सेल का काम क्या होता है? टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज। लेकिन जो भी सेल का मटेरियल था उसका खुद का रेजिस्टेंस था, जिसको हमने बोला था इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली तो फाइंड हो नहीं सकता, तो हमको कुछ इनडायरेक्ट मेथड सोचना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियोमीटर का जो अगला एप्लीकेशन है नंबर 2, टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस, to find internal resistance of a cell, to find internal resistance of a cell, right? Then अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस सिक्वेंशियली? दिस इज व्हाट यू हैव इन द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, वही है। तो व्हाट विल यू डू? किसका एप्लीकेशन है ये? पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन है तो मतलब वही होगा, वापस से क्या होगा? पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर तो मैंने पहले ही बताया कि नीचे का स्ट्रक्चर तो चेंज होता ही नहीं है। अब होता है तो सिर्फ ऊपर का स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो ऊपर के स्ट्रक्चर में क्या चेंज है वो भी देख लेंगे। तो वी विल सी व्हाट इज द चेंज हियर। तो ये ए पॉइंट है, वापस से ए पॉइंट इज अगेन कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, बी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी थ्रू की के। अब यहाँ पे ए पॉइंट से हम ऊपर लगाने वाले हैं एक सेल। कौन सा सेल? जिस सेल का आपको क्या फाइंड करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट? इंटरनल रेजिस्टेंस। देन ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा और ऊपर हम एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे भी पैरेलल में यू हैव इन पैरेलल, रिमेंबर यहाँ पे आपके पास सेल है। कौन सा सेल? E1 सेल, जिसका क्या फाइंड करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस। जस्ट अ मिनट, we want to find out what is internal resistance. So something like this, right? Again, सेल को आप ऊपर दिखाओ नीचे दिखाओ, doesn't matter really, आपके ऊपर है, इसको ऊपर रखना है नीचे रखना है। I'll put it here, यहाँ पे हम लगा देंगे एक सेल। तो we have a cell somewhere over here, और उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि वही तो फाइंड करना था। तो यहाँ पे है इंटरनल रेजिस्टेंस, ऊपर है एक एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टर, और एक है यहाँ पे की। तो व्हाट यू हैव इज दिस, अ सेल ओवर हियर, प्लस एंड माइनस E1। व्हाट यू हैव इज इंटरनल रेजिस्टेंस R, एंड एज पर द रूल हम इसको एक रेक्टेंगल के अंदर दिखाएंगे, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये R किसका रेजिस्टेंस है? सेल का। इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का। यहाँ पे आपके पास एक एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टर है। वेरिएबल को क्या दिखाते हो? एरो हेड, राइट? और यहाँ पे एक की है, इसको नाम दे देंगे K1, क्योंकि यहाँ पे जो की है वो ऑलरेडी क्या है? K है, तो उसको बोल देंगे K1। तो यहाँ पे वापस से क्या आएगा? गैल्वेनोमीटर। गुड। ये थोड़ा सा हेवी आएगा, तो अच्छे से ध्यान दो। प्रोसेस तो सेम ही है। इसमें भी दो केसेस है, एक में K1 की ओपन है, एक में K1 की क्लोज है। अगर K1 की ओपन है तो इसका मतलब ऊपर का पार्ट कौन सा? वेरिएबल रजिस्टर, इट इज नॉट इन सर्किट, क्योंकि की, दैट इज इंपॉर्टेंट, की K1 नीचे मत दिखा देना, ऊपर ऊपर। तो की K1 किससे रिलेटेड है? रजिस्टर के साथ। अगर की ओपन है तो रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर R सर्किट में है क्या? नहीं है। तो अब करंट फ्लो होगा। कौन सा करंट? करंट दो है यहाँ पे, एक तो जो बैटरी ड्राइव कर रहा है उस करंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो है ही, इट इज देयर इन द सर्किट। सेल E1 भी करंट ड्राइव करेगा, मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज नॉट अ जीरो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक नल पॉइंट फाइंड करते हैं। बाय टचिंग द जॉकी एट वेरियस पॉइंट वी फाइंड अ पॉइंट P such that करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, राइट? तो नल पॉइंट ढूंढेंगे और फिर बोल देंगे ये जो लेंथ ऑफ AP है इसको क्या बोलेंगे? L1, राइट?
अब E1 सर्किट में था, E1 यूज नहीं हुआ, तो AP के अक्रॉस पूरा का पूरा E1 मिलेगा। तो दिस E1 will appear across A and P, and you already know this is what IRAP। मतलब आ जाएगा E1 इक्वल टू I सिग्मा L1। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यस। देन अब केस 1 खत्म। केस 2 में से यहाँ पे की को क्लोज कर दोगे। ये कर दिया की को क्लोज। की को क्लोज करने का मतलब ये हुआ कि अब एक्सटर्नल रजिस्टर R, वेरिएबल रजिस्टर R, इट इज इन द सर्किट। करेक्ट। फिर वही प्रोसेस, टच jockey at various point and find out a null point P dash such that length AP dash कितना है ये L2। करेक्ट। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो है ये क्लोज कंडक्टिंग लूप बन गया। अभी क्लोज कंडक्टिंग लूप है तो केवीएल अप्लाई हुआ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मतलब गैल्वेनोमीटर से तो करंट नहीं गया, लेकिन ईएमएफ यूज हुआ, सेल E1 यूज हुआ टू सर्कुलेट करंट विद इन दिस लूप। ये जो लूप है, इसी लूप में करंट सर्कुलेट हो रहा है, राइट। अब ये जो एक्सटर्नल करंट था, इसको मैं कुछ नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने नोट्स में वैसा लिखा है। वहां पे करंट हमेशा है, हम इसके करंट की बात ही नहीं करते, वो है छोड़ दो उसको। लेकिन अब हुआ क्या, ओनली बिकॉज ऑफ दिस, ये की जैसे क्लोज किया तुमने, ये एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ बन गया। अब क्योंकि ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ है, तो सेल E1 यूज हो जाएगा टू सर्कुलेट सम करंट, उसको बोल रहा हूं मैं I। अब चाहो तो I1 बोल सकते हो। अब मैंने नोट्स में I लिखा है तो मैं I बता रहा हूँ। क्या क्लियर? गुड। यस। इसका मतलब अब नल पॉइंट मिलने के बाद भी A और P डैश के अक्रॉस E1 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा? व्हाई नॉट? लूप में क्या, लूप में क्या, व्हाट इज इन द लूप? करंट। लूप में करंट किसने ड्राइव किया? E1 ने। मतलब अब E1 से कम मिलेगा। E1 से कम मिलेगा तो पता होना चाहिए EMF किसको बोलते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हो। व्हाट इज EMF? amount of energy required to circulate unit charge once through the complete circuit, and terminal potential difference is the amount of energy required to pass unit charge once through external resistor। इसका मतलब अब A और P डैश के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो तो E1 तो नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट यू विल गेट इज नॉट E1 बट लेस देन E1। क्यों लेस देन E1? क्योंकि E1 का कुछ पार्ट करंट को ड्राइव करने में गया। मतलब अगर 10 वोल्ट का सेल है तो अभी आपको 9, 8, 8.5, 9.5 कुछ भी मिलेगा, पर 10 नहीं मिलेगा। ओनली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये E1 का कुछ पार्ट कहाँ गया? करंट को सर्कुलेट करने में। फिर हम क्या करेंगे, हम इस लूप पे किरचॉफ्स लूप लॉ लगा देंगे, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा देंगे। वो नहीं भी लगाओगे तो फर्क नहीं पड़ता, लॉजिकली स्पीकिंग। चलो पहले लगा के देखते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग क्लॉकवाइज ट्रेस करते हैं। क्लॉकवाइज, यू आर गोइंग क्लॉकवाइज। कितना करंट है? डायरेक्शन ऑफ करंट इन ट्रेसिंग आर सेम, तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो क्या आएगा? -IR। जैसे ही Q1 को ट्रेस किया उसके बाद कुछ था क्या? फिर कहां पे आ गए? यहाँ पे। यू आर ट्रेसिंग अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और यहाँ पे कौन है? तो प्लस नहीं, -IR। बट यू आर जंपिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या आएगा? प्लस E1 इक्वल टू, तो E1 इक्वल टू IR प्लस IR, I बाहर R प्लस R। यहाँ तक क्लियर? गुड। पक्का? लॉजिकली सोचो, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी हमको। हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर है, K1 की है, यहाँ पे सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। आपको पता होना चाहिए जब ऐसा हो तो these two are in series।
दे आर नॉट इन पैरेलल। क्यों पैरेलल नहीं है? क्यों नहीं है? जंक्शन ही नहीं है। जब तक जंक्शन नहीं तो पैरेलल होता नहीं है। जितना करंट यहाँ से जाएगा, करंट को रास्ता ही नहीं दूसरा, उसको यहीं पे आना है, यहाँ से आना है तो यहाँ पे भी आना है, यहाँ आना है तो इससे भी पास होना है। जितना करंट कैपिटल आर से उतना ही करंट। हाँ तो अगर करंट सेम है तो दे आर सेड टू बी सीरीज। इफ the current through n resistors is the same, then these two are said to be in series. All the n are said to be in series. यहाँ पे कितने हैं? दो। Do you remember what is Ohm's law? What is Ohm's law? V के जगह पे क्या लिखोगे यहाँ पे? E1 equal to I R equivalent. What is R equivalent? R plus, तो वही है, nothing new, correct? तो हर जगह पे लूप दिखा तो केवीएल लगाना जरूरी नहीं होता, यू हैव टू आल्सो थिंक करंट सेम तो बोथ आर इन सीरीज। यहाँ तक क्लियर? अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थे, जैसे ये था, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब E2 की तो बात ही नहीं की हमने, तो अब क्या करेंगे? E2 तो है नहीं, बट व्हाट यू शुड नो इज, यहाँ पे लूप लॉ यूज करने से पहले AP डैश का लेंथ कितना? तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A एंड P डैश, ये E1 तो नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा? B। व्हाट इज B? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या आता है? I R कौन सा? AP डैश। तो V क्या आ गया? I सिग्मा L2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? E1 अपॉन B इक्वल टू I सिग्मा L1 अपॉन I सिग्मा L2। कैंसल है? कैंसल। तो क्या मिल गया? L1 अपॉन L2। यहाँ तक क्लियर? I will repeat again, but you have to first pay attention. तो हमने पहले रखा था K1 को ओपन। K1 ओपन था, मतलब रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर R सर्किट में नहीं था। सर्किट में नहीं था तो लूप बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये सर्किट में नहीं है। ये सर्किट में नहीं है तो E1 ने जो भी करंट ड्राइव किया, हमने फिर नल पॉइंट ढूंढा। नल पॉइंट ढूंढने का मतलब क्या कि E1 तो करंट चला नहीं रहा। अगर E1 करंट ड्राइव नहीं कर रहा तो A और P के अक्रॉस क्या मिलेगा हमको? E1। लेंथ ऑफ AP क्या लिया हमने? L1। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A एंड P क्या आएगा? पूरा का पूरा E1, क्योंकि यूज ही नहीं हुआ। गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो का मतलब क्या है? सेल E1 सर्किट में होके भी नहीं, राइट? इसका मतलब पूरा का पूरा कहाँ अपीयर हुआ? A और P में, which is IRAP। but IRAP, what is R sigma into L? कौन सा L? क्वेश्चन नंबर 1, केस 1 खत्म। अब जैसे ही आपने K1 को क्लोज कर दिया तो ये वेरिएबल रजिस्टर जो अब तक सर्किट में नहीं था, अब किसमें है? सर्किट में। फिर आपने वापस से एक नल पॉइंट ढूंढा P डैश, लेंथ ऑफ AP डैश को बोल दिया L2। लेकिन अब E1 ये करंट ड्राइव करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लूप कंप्लीट हो गया। तो जो भी E1 का एनर्जी यूज होगा वो होगा टू ओवरकम R। तो यहाँ पे अब पूरा का पूरा AP डैश में अगर मैं वोल्टेज मेजर करता हूँ तो मुझे पूरा E1 नहीं मिलेगा, क्योंकि E1 का कुछ पार्ट यूज हो गया। कहाँ यूज हुआ? करंट सर्कुलेट करने में। किसमें? लूप में, राइट? तो क्योंकि E1 का कुछ पार्ट यूज हुआ, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो AP डैश के अक्रॉस कौन अपीयर होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा। तो VAP डैश इज V, व्हिच इज IR AP डैश। R इज सिग्मा L2। तो V इक्वल टू I सिग्मा, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया? E1 बाय V इक्वल टू L1 बाय L2। यहाँ तक क्लियर? इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमारे लिए ये काम का है, राइट? हमारा अल्टीमेट इंटेंशन क्या था? टॉपिक का नाम क्या है? टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्वेशन 3 तक अब तक इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं नहीं आया है क्या? फिर फाइंड करना है, फिर सोचना पड़ेगा। अरे फाइंड करना है तो इक्वेशन में लाओ। कहाँ से लाओगे? लूप, ये लूप लॉ लगा दो इसके ऊपर लूप लॉ लगा दिया तो आपको क्या मिला? आपको मिल गया E1 इक्वल टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। बट डू यू रिमेंबर ओहम्स लॉ का बेसिक फॉर्म? V इक्वल टू R, where V is terminal
पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल के अक्रॉस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस कितना होगा, V। वो क्या होता है, I इंटू आर। यहाँ पे कौन सा आर है, R। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, R। यहाँ पे R होगा तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, R1। यहाँ पे R2 तो क्या लिखते हैं, R2। तो V इक्वल टू क्या आएगा, इन शॉर्ट IR। तो V इक्वल टू IR। क्लियर यहाँ तक? दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 इसको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 4 and equation number 5 in equation number 3. E1, what is E1? I capital R plus small r upon V. What is V? I into capital R. जब जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो स्मॉल r नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा, कैपिटल R इक्वल टू L1 अपॉन कैंसल एंड, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू L1 बाय L2। R by R is 1 plus small r by capital R equal to L1 by L2। तो 1 minus L1 by L2 equal to small r by, therefore L2 minus L1 upon L2 equal to small r by capital R। और याद रखना ये कैपिटल R कौन था, वेरिएबल रजिस्टर था। तो वेरिएबल रजिस्टर कौन सेट करता है, हम खुद सेट करते हैं, मतलब ये हमको पता ही होता है। और L1 L2 कैसे फाइंड करते हो, विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो मिल गया आपको स्मॉल r। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अगर सीधी तरीके से नहीं हुआ तो हमने थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड यूज किया एंड यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज स्मॉल r व्हिच इज कैपिटल R L2 minus L1 upon L2। तो बैलेंसिंग लेंथ तो आप फाइंड कर ही सकते थे। गुड, तो हम एक बार और रिपीट करेंगे और इसको अभी पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाएंगे। Then we will go ahead with one numerical if time permits. Good, right? Remember, what you are supposed to remember is हमको क्या फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, ऑफ अ सेल, राइट? क्या यूज करके, क्या यूज करोगे, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहला नोट्स में थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, एक जगह पे टाइपिंग मिस्टेक है, जहां E1 लिखना था वहां पे गलती से बैटरी E लिखा गया, वहां पे सेल E1 होना चाहिए था। दैट इज समथिंग यू गो होम एंड रीड एंड करेक्ट इट। तो एक सेंटेंस है वहां पे होना चाहिए था सेल E1, वहां पे लिखा गया बैटरी E। लेकिन दैट इज समथिंग यू शुड डू आफ्टर दिस क्लास, नॉट व्हेन आई एम टीचिंग, राइट? तो उसको बिल्कुल भी नोट्स को अंदर रखो। आई डोंट वांट टू सी नोट्स ऑन योर डेस्क। क्लियर? आई डोंट वांट टू सी नोट्स ऑन योर डेस्क। तो व्हाट डू यू हैव इज पोटेंशियोमीटर। हमारे पास है सेल E1। सेल E1 को कैसे कनेक्ट किया है, सेल E1 का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट किया है, A को, जहां पे ऑलरेडी बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड है। फिर ये सेल E1 का था इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे यू हैव इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ सेल E1। तो ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको पैरेलल में कौन कनेक्ट किया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थ्रू अ की K1। और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल E1 इज डायरेक्टली गोइंग टू गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, एक्सटर्नल वेरिएबल रजिस्टर, यहाँ पे कौन है, E है। तो ये है कैपिटल R which is variable register. This is key K1. Initially it will be kept open. This is small resistance, internal resistance R of cell E1। और क्योंकि ये इंटरनल है तो इंटरनल दिखाने के लिए हम लोग इसको एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ड्रॉ करते हैं। दिस इज व्हाट यू शुड नो इन इनसाइड रेक्टेंगल।
यहाँ तक क्लियर? अब वो नोट्स में सब है आपके पास, आई विल नॉट राइट इट डाउन हियर, आई विल जस्ट टेल यू. Positive terminal of cell E1 of which internal resistance is to be determined is connected to point A, which is already connected to positive terminal of the battery E. Here E is greater than E1. बैटरी का EMF हमेशा सेल से ज्यादा ही होता है. यहाँ तक क्लियर? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल is connected to galvanometer. Also, there is external resistor R which is parallel to cell E1, right? One terminal of which is connected to galvanometer through a key K1, right? तो ये सब अभी आप खुद लिखोगे. I will not write it down here. Then case 1, I will start from here. Case 1. In case 1, what do we have is K1 is kept open. और जो की के है इसका तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो हमेशा क्लोज ही होता है. इसको कुछ नहीं करना, इसको बंद करके रख देना हमेशा, राइट? ओनली व्हेन एक्सपेरिमेंट इज डन, अभी हमको 2 4 8 महीने यूज नहीं करना, तब निकालना पड़ता है. सो अदरवाइज इट इज टू बी क्लोज ऑलवेज. K1 is open, which means it implies R is not in circuit. Correct? Then we determine a point P. We determine a point P such that current through galvanometer Ig is equal to 0. Length of AP is equal to L1. Therefore, potential drop across AP is equal to E1, which is equal to IRAP. अब मैंने नोट्स लिखते वक्त डायरेक्ट लिख दिया. एक स्टेप आगे आ जाओ. E1 इक्वल टू I सिग्मा L1. हमको तो पता है I कांस्टेंट है, हमको पता है सिग्मा भी कांस्टेंट है. तो मैंने नोट्स में लिखते वक्त क्या लिखा है? मैंने ना ये लिखा है ना नीचे का स्टेप लिखा है, सीधा इसको ऐसा लिख दिया और बोल दिया कि ये है प्रोपोर्शनल. और है ही प्रोपोर्शनल. ये आई कौन सा करंट था? मैंने पहले ही बोला, कंफ्यूजन का कोई क्वेश्चन नहीं है. ये आई कौन सा करंट है? ये आई बैटरी ने चलाया हुआ करंट है. अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आई डैश बोल दो, इसको भी आई डैश बोल दो. तो अल्टीमेटली आई डैश और सिग्मा क्या है? कांस्टेंट है. तो E1 किसको प्रोपोर्शनल हुआ? L1 को. तो मैंने नोट्स में डायरेक्टली ऐसा लिखा. गुड, राइट? तो not always you are supposed to follow everything as it is. थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाना पड़ता है. This is E1 is proportional to L1. Clear? तो ऐसा लिखोगे तो full marks. Don't worry, it is good. E1 is proportional, क्योंकि ये प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का. क्या प्रिंसिपल था? ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. हाँ, तो E1 is proportional to L1. इक्वेशन नंबर 1. अब case 2. What is case 2? K1 is closed. K1 is closed मतलब R is in circuit. मतलब हमने जब नल पॉइंट डिटरमाइन किया, now find a point P dash such that current Ig through galvanometer is 0. करेक्ट? गैल्वेनोमीटर से करंट 0 ही होना चाहिए. गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा. तो पहले हमने यहाँ पे P पॉइंट फाइंड किया, फिर हमने बाद में यहाँ पे P डैश पॉइंट फाइंड किया, राइट? अब ये जो लेंथ है, कौन सा लेंथ है? A से P डैश तक का. इसको क्या बोलोगे? L2. Now since the loop consisting of E1 and R is complete, there will be current I in the loop. There will be current. कौन सा करंट? I. कहाँ पे? In the loop.
in the loop, right? Therefore, potential drop across AP dash will not be equal to E1, but it will be equal to V, which is terminal potential difference. ऐसा इसके लिए हुआ क्योंकि लूप कंप्लीट हुआ, लूप कंप्लीट होने की वजह से यहाँ पे एक करंट सर्कुलेट हुआ। अब मैं इसको I बोल रहा हूँ, इसको क्या बोला है, I है। तो I करंट सर्कुलेट हुआ मतलब बैटरी सेल E1 का एनर्जी यूज हुआ है टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो E1 नहीं मिल सकता, वो क्या मिलेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे नोट्स में प्रोपोर्शनल टू L2, बराबर, राइट? तो ठीक है, ऐसा लिखो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 2, फिर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर लेंगे। तो क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आएगा, E1 अपॉन V इक्वल टू L1 अपॉन L2, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, अब अप्लाइंग, क्या अप्लाई किया आपने, KVL, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू द लूप, जैसे ही अप्लाई किया आपको मिला माइनस आई आर माइनस स्मॉल आर इंटू आई प्लस E1 इक्वल टू 0। तो आपको मिल गया E1 इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, विच इज आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। ऑल्सो according to Ohm's law, V equal to IR, equation number 5. Substitute equation number 4 and equation number 5 in equation number 3. इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड में था ऊपर E1, लेकिन E1 क्या है, I कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन V, V क्या है, IR, यहाँ क्या है, L1 अपॉन L2, कैंसल एंड आंसर। तो R प्लस स्मॉल r अपॉन R इक्वल टू L1 बाय L2। तो यहाँ मिल जाएगा आपको R बाय R इज 1, तो प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल टू L1 बाय L2। तो 1 माइनस L1 बाय L2 इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R। तो L2 माइनस L1 अपॉन L2 इक्वल टू स्मॉल r बाय capital R, therefore small r equal to capital R, L2 minus L1 upon L2. This is how you are supposed to find out internal resistance of a cell. क्या आएगा, L1 by L2 minus 1, ठीक है, यो L1 proportional L2 L1 by L2 1 माइनस प्लस R by R शिफ्ट कर देंगे तो स्मॉल, अच्छा ये नेगेटिव हुआ, ओ ओके ठीक है, डजंट मैटर जी, यू आर सो स्मार्ट। स्मॉल r बाय कैपिटल R L1 बाय L2 माइनस 1, तो स्मॉल r बाय कैपिटल R इज L1 माइनस L2 अपॉन, बराबर ना, वो आंसर जब नेगेटिव आता, जो मैंने लिखा था वो नेगेटिव आता, फिर बोल सकते थे रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ठीक है, फाइन, डन, अभी गुड। So this is how you are supposed to find out internal resistance of cell. So that's it for today. To be continued.